हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं एनसीईआरटी क्लास 10 को, सोशल स्टडी को, जिसमें आज हम लोग देखेंगे वन एवं वन्य जीव संसाधन चैप्टर को। तो आइए देखते हैं। इस चैप्टर में वन्य जीव संसाधन का वर्णन है। तो जिस ग्रह पर हम लोग रहते हैं, जिस प्लैनेट पे हम लोग रहते हैं, उस प्लैनेट पे हमारे अलावा जितने भी सूक्ष्म जीवाणु और बैक्टीरिया है, जो से लेकर के वट वृक्ष, हाथी और ब्लू व्हेल तक करोड़ों दूसरे जीवधारियों के साथ रहते हैं। यह पूरा आवासीय स्थल जिस पर हम रहते हैं अत्यधिक जैव विविधताओं से भरा हुआ है। मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। तो जैव विविधता एक शब्द आया है। जैव विविधता किसको बोलते हैं? तो जैव विविधता जहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जिस एरिया में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु का निवास होता है, जीव जंतु वहाँ पर निवास करते हैं, और पेड़ पौधे, तो उसी को बोलते हैं जैव विविधता। तो अत्यधिक जैव विविधताओं से भरा हुआ है या पूरा आवासीय स्थल जिस प्लैनेट पे हम रहते हैं, जिस ग्रह पे हम रहते हैं, तो वहाँ पर अत्यधिक जैव विविधताओं से भरा हुआ है। मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसका हम मात्र एक हिस्सा है, और अपने अस्तित्व के लिए हमने विभिन्न तत्वों पर निर्भर करते हैं। जैसे हो गया वायु, हो गया जल, हो गया वायु जिससे हम सांस लेते हैं, बिना सांस लिए तो रह नहीं सकते हैं। जल है जिसको हम पीते हैं, और मृदा जो अनाज पैदा करती है, फसल उगता है, और जिससे हमारा जीवन यापन होता है, जिसके बिना हम रह ही नहीं सकते जीवित। तो पौधे, पशु और सूक्ष्म जीवी इनका पुनर्सृजन करते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये प्राथमिक उत्पादक है जिन पर दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं। वन जो है प्राथमिक उत्पादक है, और वन पर बहुत सारे जीव निर्भर रहते हैं। दूसरे जितने भी जीव हैं वो निर्भर रहते हैं। तो वन्य जीवन और कृषि फसल उपजातियों में अत्यधिक जैव विविधताएं पाई जाती है। यह आकार और कार्य में विभिन्न है, लेकिन अलग अलग हैं, लेकिन आत्मनिर्भरताओं के जटिल जाल द्वारा एक तंत्र में गुत्थी हुई है। एक तंत्र के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए, जितना भी जीव जंतु है एक दूसरे के द्वारा जुड़ा हुआ, एक दूसरे से एक तंत्र के जैसा जुड़ा हुआ है, गुथा हुआ है एक ही में। तो भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात, यदि आप आसपास नज़र दौड़ाते होंगे तो आप देखते होंगे कि ऐसे प्राणी और पौधे हैं जो आपके क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। कुछ ऐसे प्राणी और पौधे ही होते हैं जो कुछ विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो कुछ पेड़ पौधों को आपने भी देखा होगा जो सिर्फ आपके क्षेत्र में ही, आपके एरिया में ही, जिस एरिया में आप रहते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं, वहाँ उसी एरिया में या उसी क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो वास्तव में भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व में सबसे समृद्ध देश में से एक है। यहाँ विश्व की सारी जैव उपजातियाँ की 8% संख्या, लगभग 16 लाख पाई जाती है। ये अभी खोजी जाने वाली उपजातियाँ में से 2 या 3 गुना है। अब पहले ही भारत में पाए जाने वाले वनों और वन्य जीव संसाधनों के क्षेत्रफल और किस्सों के बारे में पढ़ चुके हैं। आपने सोचा होगा कि इस संसाधन का आपके दैनिक जीवन में क्या महत्व है। तो ये जो संसाधन है हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्व है, क्योंकि इन संसाधनों के बिना हमारा जीवन चल ही नहीं सकता है। तो विविध वनस्पति जात और प्राणी जात हमारे हर रोज के जीवन में इतने गुथे हुए हैं कि हम इसकी कदरें नहीं करते, परंतु पर्यावरण के प्रति हमारी असंवेदना के कारण पिछले कुछ समय से इन संसाधनों पर भारी दबाव बढ़ा है। तो ये जो वनस्पति जात और प्राणी जात है, हर रोज हमारे जीवन में हमारे जीवन से इसका जुड़ाव है, और एक दूसरे से हमारे जीवन से गुथा हुआ है, हमारे जीवन में समाया हुआ है, पिरोया हुआ है, जिसको हम समझ नहीं पाते हैं, और नहीं समझने के कारण इसे हम कद्र नहीं कर पाते हैं। तो कुछ अनुमान से यह कह सकते हैं कि भारत में 10% वनस्पति जात और 20% स्तनधारियों को लुप्त होने का खतरा, और बहुत सारे स्तनधारी और जीव जंतु जो है लुप्त होने के कगार पर पहुंच गए। बहुत सारे लुप्त भी हो चुके हैं। तो इनमें से कई उपजातियां जो नाजुक अवस्था में है और लुप्त होने के कगार पर है। इसमें चीता हो गया, गुलाबी सिर वाला बत्तख,
पहाड़ी कोयल और जंगली चींटीदार उल्लू, मधुका इंसिग्निस महुआ की जंगली किस्में, और बुहरडिया हेप्टान्यूरोन घास की एक प्रजाति है। और जैसे पौधे जो शामिल हैं, वास्तव में कोई भी नहीं बता सकता कि अब तक कितनी प्रजातियां लुप्त हो चुकी है। तो आज हमारा ध्यान अधिक बड़े और दिखाई देने वाले प्राणियों और पौधे के लुप्त होने पर अधिक केंद्रित है, परंतु छोटे प्राणी जैसे कीट और पौधे भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें हमारा अभी ध्यान केंद्रित नहीं हुआ है, हमारा ध्यान नहीं गया है। तो इस पे ध्यान देना होगा हमें। तो लुप्त होते वन को अगर हम देखते हैं तो भारत में जिस पैमाने पर वन की कटाई हो रही है वह विचलित कर देने वाली बात है। देश में वन आवरण के अंतर्गत अनुमान लगाया गया है कि 79.42 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल है, और यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.16% हिस्सा है। तो इस प्रकार से लुप्त होने वाला लुप्त जो हो रहा है वन की कटाई लगातार जो हो रही है, जिसका इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा पड़ रहा है। उसमें पॉल्यूशन जिसके कारण पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा मात्रा में फैल रहा है। तो 2013 में सघन वनों के क्षेत्र में 3775 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, परंतु वन क्षेत्र में यह वृद्धि वन संरक्षण उपाय प्रबंधन की भागीदारी तथा वृक्षारोपण के कारण हुआ है, वृक्षारोपण से हुआ है। तो आइए अब हम विभिन्न प्रकार के पौधे और प्राणियों की जातियों के बारे में पता लगाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ IUCN के अनुसार इनको निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित करेंगे। पहला है समान जातियां। तो समान जातियां वाले जो समान जातियों की श्रेणी में आने वाले जो जीव जंतु हैं, उनकी संख्या जीवित रहने के लिए समान मानी जाती है, जैसे पशु हो, साल, चीड़ और कृतक जिसको रोडेंट्स कहा जाता है। और ये संकटग्रस्त जातियां में हो गया, ये वे जातियां हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है, जिस विषय परिस्थिति के कारण इनकी संख्या कम हुई है। तो समान जातियां वे जातियां हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए समान मानी जाती है, नॉर्मल माना जाता है जीवित रहने के लिए। और संकटग्रस्त जातियां में वे जातियां हैं जो लुप्त होने के कगार पर पहुंच गए हैं, लुप्त होने का खतरा बढ़ गया है, और जिन विषम परिस्थिति के कारण इनकी संख्या कम हुई है, यदि वे जारी रहती है, इसी तरह से लगातार जारी रहा, तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन हो जाएगा और आने वाला समय में ये जातियां लुप्त हो जाएगी। जैसे काला हिरन हो गया, मगरमच्छ और भारतीय जंगली गधा, गैंडा, शेर पूंछ वाला बंदर और संगाई, मणिपुरी हिरन जिसको बोलते हैं, इत्यादि इस प्रकार की जातियों का एक उदाहरण है। तो अगर इस पे ध्यान नहीं दिया गया तो ये लुप्त हो जाएंगे, जो लुप्त के कगार पर पहुंच गए हैं जो जातियां जीव जंतु। तो इस पे ध्यान देना होगा, और इसमें अगर ध्यान दिया जाए अभी से ही तो कुछ तो सुधार हो ही सकता है। तो बहुत से वन अधिकारी और पर्यावरणविद यह मानते हैं कि वन संसाधनों की बर्बादी में पशुचारण और ईंधन के लिए लकड़ी कटाई मुख्य भूमिका निभाते हैं, जिससे लगातार वन का ह्रास हो रहा है, ह्रास होते जा रहा है। तो इसका कारण सबसे बड़ा है जो अधिकारियों द्वारा माना गया है कारण का है, सबसे बड़ा कारण है पशुचारण और ईंधन के लिए लकड़ी की कटाई। यदि इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है, परंतु चारे और ईंधन हेतु लकड़ी की आवश्यकता पूर्ति मुख्यतः पेड़ों की टहनियों काटकर की जाती है, न कि पूरे पेड़ काटकर। तो वन पारिस्थितिक तंत्र देश के मूल्यवान वन पदार्थों, खनिजों और अन्य संसाधनों के संचय कोष है, जो तेजी से विकसित होती औद्योगिक शहरी अर्थव्यवस्था की मांग की पूर्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये आरक्षित क्षेत्र अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखते हैं। जो आरक्षित क्षेत्र हैं वो अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग क्षेत्रों के लोगों के लिए अलग अलग मायने रखते हैं और विभिन्न वर्गों के बीच संघर्ष के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा करते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि भारत में वन और वन्य जीव का संरक्षण कैसे हो सकता है। तो वन जीवन और वनों में तेज गति से हो रहा ह्रास के कारण
इनका संरक्षण बहुत आवश्यक हो गया है, परंतु हम वनों और वन जीवन का संरक्षण करना आवश्यक क्यों है हमको? क्यों हम वन को और वन जीव को संरक्षण करें? तो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है वनों और वन जीवन का संरक्षण करना। संरक्षण से पारिस्थितिक विविधता बनी रहती है तथा हमारे जीवन साध्य संसाधन जैसे जल, वायु और मृदा, जो हमारे जीवन जीने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है, वो बने रहते हैं। इसलिए हमें वनों और वन जीवन का संरक्षण करना आवश्यक हो जाता है। तो यह विभिन्न जातियां में बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीन्स विविधता को भी संरक्षित करती है। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं, हम कृषि में भी अभी भी पारंपरिक फसलों पर निर्भर हैं। जलीय जैव विविधता मोटे तौर पर मछली पालन बनाए रखने पर निर्भर है। 1960-1970 के दशकों को अगर हम देखें तो 1960 एवं 70 के दशकों के दौरान पर्यावरण संरक्षण ने राष्ट्रीय वन जीवन सुरक्षा कार्यक्रम की पुरजोर मांग की। भारतीय वन जीवन रक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, भारतीय वन जीवन अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 1972 में इसको लागू किया गया था, जिसमें वन जीवों के आवास रक्षण के अनेक प्रावधान थे। इस अधिनियम के अंतर्गत वन जीवों के आवास रक्षण के लिए बहुत सारे प्रावधान थे। इसमें सारे भारत में रक्षित जातियों की सूची भी प्रकाशित की गई और इस कार्यक्रम के तहत बची हुई संकटग्रस्त जातियां, जो संकट में जातियां थी, उसमें वो संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर, शिकार प्रतिबंधन पर, वन्य जीव आवासों का कानूनी रक्षण तथा जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने आदि पर प्रबल जोर दिया गया है। शिकार करने से भी इसमें शिकार करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है और वन्य जीव आवासों का कानूनी रक्षण तथा जंगली जीवों के व्यापार पर भी रोक लगाने पर अधिक बल दिया गया है। इसके पश्चात भी केंद्रीय सरकार एवं कई राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार स्थापित किए, जिनके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। और केंद्रीय सरकार ने कई परियोजनाओं की भी घोषणा की, जिनका उद्देश्य गंभीर खतरे में पड़े कुछ विशेष वन प्राणियों को रक्षण प्रदान करना था। इन प्राणियों में बाघ, एक सींग वाला गैंडा, कश्मीरी हिरन अथवा हंगुल, 3 प्रकार के मगरमच्छ, स्वच्छ जल मगरमच्छ, लवणीय जल मगरमच्छ और घड़ियाल और एशियाई शेर और अन्य प्राणी शामिल है। इसके अतिरिक्त कुछ समय पहले भारतीय हाथी, काला हिरन, चिंकारा, भारतीय गोंडावन और हिम तेंदुआ आदि के शिकार और व्यापार पर संपूर्ण अथवा आंशिक प्रतिबंध लगाकर कानूनी रक्षण दिया गया है। इसके अलावा वन जीव संरक्षण में बाघ, जिसको टाइगर बोलते हैं, तो टाइगर को एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है, जो 1973 में अधिकारियों ने पाया कि देश में 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की संख्या, अनुमानित संख्या 55,000 से घटकर मात्र 1,827 रह गई है। बाघों को मारकर उनको व्यापार करने के लिए चोरी करना, आवासीय स्थलों का सिकुड़ना, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या कम होना और जनसंख्या में वृद्धि बाघों की घटती संख्या के मुख्य कारण है। तो बाघों की खाल का व्यापार और उनकी हड्डियां के एशियाई देशों के परंपरागत औषधियों में प्रयोग के कारण यह जाति विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई है। चूँकि भारत और नेपाल दुनिया की 2/3 बाघों को आवास उपलब्ध करवाते हैं और देश ही शिकार, चोरी और गैर कानूनी व्यापार करने वालों के मुख्य निशाने पर है। प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजनाओं में से एक है और इनकी शुरुआत 1972 में हुई। बाघ संरक्षण मात्र एक संकटग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास नहीं है। बाघ संरक्षण को 1972 में इसकी बाघ संरक्षण के लिए जो प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से जाना जाता है, तो प्रोजेक्ट टाइगर को 1973 में शुरू की गई। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। और बाघ संरक्षण मात्र एक संकटग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास नहीं है, बल्कि उसका उद्देश्य बहुत बड़े आकार और जैव जाति को भी बचाना है।
उत्तराखंड में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान और मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सरिस्का वन्यजीव पशु विहार, असम में मानस बाघ रिजर्व और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व भारत में बाघ संरक्षण परियोजना के एक उदाहरण है। ये सब जो जितने भी वन संरक्षण है सभी में बाघ के लिए रिजर्व है और बाघ संरक्षण परियोजना के बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और राजस्थान में सरिस्का वन्यजीव पशु विहार, असम में मानस बाघ रिजर्व और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व भारत में बाघ संरक्षण परियोजना के बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसके अलावा आजकल संरक्षण परियोजना में जैव विविधता पर केंद्रित हुई है और न इसकी विभिन्न घटकों पर संरक्षण के विभिन्न तरीकों की गहनता से खोजी जा रही है और संरक्षण नियोजन में कीटों का भी महत्व मिल रहा है आजकल। और वन जीव अधिनियम 1980 और 1986 के तहत सैकड़ों तितलियां हो गया, कीट के अंतर्गत सब आते हैं, तितलियां, पतंग, भृगु और एक ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित जातियों में शामिल किया गया है। बड़े बड़े जीव जंतु से लेकर के छोटे छोटे जीव जंतु और कीट को भी इसमें शामिल किया गया है संरक्षण में। और 1991 में पौधों को भी 6 जातियाँ पहली बार इस सूची में रखी गई, पौधों को भी 6 जातियों को भी इस सूची में रखा गया है। भारत में वन जीव पशु विहार और राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में और जानकारी इसको आप प्राप्त कर सकते हैं। वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण, तो यदि हम वन और वन्य जीव संसाधनों को संरक्षित करना चाहें तो उनका प्रबंधन, नियंत्रण और विनियमन अपेक्षाकृत कठिन है। भारत में अधिकतर वन और वन्य जीवन या तो प्रत्यक्ष रूप में सरकार के अधिकार क्षेत्र में है या वन विभाग के अधिकार क्षेत्र में है अथवा वन विभागों के जरिए सरकार के प्रबंधन में है। तो इसको हम अलग अलग भाग में बांट सकते हैं। जैसे आरक्षित वन क्षेत्र जो हुआ वो देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं जहां तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है। आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है समुदाय और वन संरक्षण। तो वन संरक्षण की नीति हमारे देश में कोई नई बात नहीं है। हम आम तौर पर इस बात से अनजान हैं कि वन हमारे देश में कुछ मानव प्रजातियों के आवास भी है। भारत के कुछ क्षेत्रों में तो स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों के संरक्षण में जुटे हैं, क्योंकि इसी से ही दीर्घकाल में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। सरिस्का बाघ रिजर्व में राजस्थान के गांवों के लोग वन जीव रक्षण अधिनियम के तहत वहां से खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्षरत है। कई क्षेत्रों में तो लोग स्वयं वन जीव आवासों की रक्षा कर रहे हैं और सरकार की ओर से हस्तक्षेप भी स्वीकार कर रहे हैं। जैसे आप लोगों ने चिपको आंदोलन को सुना होगा, तो चिपको आंदोलन हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन जो कई क्षेत्रों में उत्तराखंड में इसको चलाया गया था। सबसे पहले वन कटाई रोकने में ही कामयाब नहीं रहा, बल्कि यह आंदोलन ये भी दिखाया कि स्थानीय पौधों की जातियों को प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल बनाया जा सकता है। पारंपरिक संरक्षण तरीकों को पुनर्जीवित अथवा पारिस्थितिक कृषि के नए तरीकों का विकास एवं व्यापक हो गया। टिहरी के किसानों का बीज बचाओ आंदोलन, तो ये जो चिपको आंदोलन चलाया गया था उत्तराखंड से सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चलाया गया था, जिनका हाल ही में कोरोना से निधन हो गया और अब वो नहीं रहे, तो उन्होंने ही चिपको आंदोलन को चलाया था। और चिपको आंदोलन कई क्षेत्रों में वन कटाई रोकने में कामयाब रहा और इसके अलावा इससे बहुत सारे स्थानीय पौधों की प्रजातियों को भी प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल भी बनाया गया। तो टिहरी में किसानों का बीज बचाओ आंदोलन और नवदायन ने दिखा दिया है कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी विविध फसल उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से व्यवहारिक कृषि उत्पादन संभव है।
बिना रासायनिक उर्वरक के द्वारा भी कृषि उत्पादन संभव है। और यह बीज बचाओ आंदोलन के द्वारा इसे किसानों ने टिहरी के किसानों ने साबित करके दिखाया। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम रक्षित वनों के प्रबंधन और पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदाय की भूमिका के महत्व को उजागर करते हैं। औपचारिक रूप से इन कार्यक्रमों की शुरुआत 1988 में हुई, जब उड़ीसा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया। वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन क्षरित वनों के बचाव के लिए कार्य करता है और इसमें गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती है, जिनमें ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप में कार्य करते हैं। इसके बदले ये समुदाय मध्य स्तरीय लाभ जैसे गैर इमारती वन उत्पादकों की हकदारी होते हैं और सफल संरक्षण से प्राप्त इमारती लकड़ी लाभ में भी भागीदार होते हैं। तो भारत में पर्यावरण के विनाश और पुनर्निर्माण की क्रियाशीलताओं से सीख मिलती है कि स्थानीय समुदायों को हर जगह प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में शामिल करना चाहिए, परंतु स्थानीय समुदायों को फैसले लेने की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका में आने से अभी देर है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि चिपको आंदोलन और चिपको आंदोलन और बीज बचाओ आंदोलन, ये जो आंदोलन टिहरी के किसानों द्वारा बीज बचाओ आंदोलन और चिपको आंदोलन, जिसको बहुगुणा के द्वारा सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा जो चलाया गया था उत्तराखंड में, तो बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन रहा है ये दोनों। बीज बचाओ आंदोलन के द्वारा टिहरी के किसानों ने यह साबित कर दिया कि रासायनिक उर्वरकों के बिना भी कृषि संभव है। और चिपको आंदोलन तो एक नया ऊर्जा लाया और इससे बहुत ही वन कटाई रोकने में बहुत ही कामयाब मिली। और इसके अलावा स्थानीय पौधों की जातियों को प्रयोग करके समुदाय के वनीकरण अभियान को भी सफल बनाया गया चिपको आंदोलन के द्वारा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन है चिपको आंदोलन और बीज बचाओ आंदोलन, बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन रहा है दोनों। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इन आंदोलनों के द्वारा वन एवं वन्यजीव संसाधन को किस प्रकार से हम संरक्षित कर सकते हैं। इसके साथ ही इस चैप्टर को हम एंड करते हैं, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, चैप्टर लंबा है। नेक्स्ट वीडियो में हम और नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के आएंगे। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण हम लोगों ने देखा टाइगर प्रोजेक्ट, बीज बचाओ आंदोलन, इसके अलावा चिपको आंदोलन, टाइगर प्रोजेक्ट जिसके द्वारा टाइगर जो लुप्त होते जा रहा है आज, वो टाइगर को बचाया गया। वो प्रोजेक्ट से टाइगर बचाने में बहुत ही सफलता मिला, जिसको वाघ परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। वन एवं वन्यजीव संसाधन के बारे में इस चैप्टर के द्वारा बहुत ही हमें ये चैप्टर ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। इसमें सामान्य जातियां और संकटग्रस्त जातियां जो है जीव जंतु, जो समान जाति के जीव जंतु और संकटग्रस्त जीव जंतु हैं और जो लुप्त हो रहे हैं जीव जंतु, इस चैप्टर के द्वारा हमें पता चलता है कि किन किन जातियां, चाहे बड़ा बड़ा पशु हो, वन हो, या फिर पेड़ पौधे हो, या फिर छोटे छोटे कीट हो, सभी को इस चैप्टर के द्वारा जो लुप्त हो रहे हैं और जो लुप्त होने के कगार पर हैं, और जो हमारे जीवन जीने के लिए जो संसाधन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन, जिसको हमारा दैनिक जीवन, जिसके बिना हमारा दैनिक जीवन चल ही नहीं सकता है, तो उसको हम संरक्षण कैसे कर सकते हैं, इस चैप्टर द्वारा हम लोगों ने समझा। नेक्स्ट देखेंगे इस चैप्टर में जो और महत्वपूर्ण पॉइंट है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।